नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव के 18 विधायक क्यों हुए विद्रोही, राज ठाकरे को लेकर क्या है उद्धव का प्लान, मुंबई की सड़कों पर क्यों उतरे शिव सैनिक। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे के दावे से उद्धव की पार्टी में मचा हाहाकार। बोले महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के 2 विधायकों को छोड़कर सब छोड़ देंगे साथ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज से सड़कों पर, सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। निकाय चुनावों से पहले मातोश्री में सीक्रेट मीटिंग, कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बड़ी डील, महाविकास अघाड़ी में होगी एमएनएस की एंट्री। महाराष्ट्र में आरक्षण पर सियासत तेज, मराठा समाज के बाद बंजारा धनगर ने उठाई नई मांग। मालेगांव ब्लास्ट केस में पीड़ितों ने किया हाईकोर्ट का रुख, प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 को अदालत ने किया था बरी। खबरों में सबसे पहले बात एकनाथ शिंदे की। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव की पार्टी में बड़ा विस्फोट होने वाला है। शिंदे गुट के विधायक कृपाल तुमाने ने सनसनीखेज दावा किया है कि उद्धव के सिर्फ 2 विधायकों को छोड़कर बाकी सभी विधायक जल्दी शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। मीडिया से बातचीत में तुमाने ने कहा, यूबीटी के लोग संजय राउत के रवैये से परेशान हैं। यही वजह है कि उनके 2 विधायकों को छोड़कर बाकी सभी हमारे संपर्क में हैं। मुंबई के करीब 80% पूर्व नगर सेवक भी शिंदे गुट से जुड़ने को तैयार हैं। दशहरा रैली के मौके पर बड़े खुलासे और नए नेताओं के पार्टी प्रवेश कराने की तैयारी है। गौरतलब है कि 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय भी बड़ा भूचाल आया था, जब उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने ही अपनी पार्टी में बगावत कर दी थी। इस बगावत में शिंदे के साथ 39 विधायक टूटकर बीजेपी में आ गए थे और इस राजनीतिक घटनाक्रम ने महाविकास अघाड़ी सरकार की नींव को हिला दिया था। शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। तब से लेकर अब तक शिंदे और ठाकरे एक दूसरे के बीच यहां पर टकराव तेज है। बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे गुट का यह दावा कि सियासी समीकरणों में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे वक्त में शिंदे गुट ने यह बयान दिया है जब ठाकरे ब्रदर्स यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 2 दशकों के बाद एकजुट हो रहे हैं। हालांकि हाल ही में हुए बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में दोनों भाइयों की पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कोई सीट हासिल नहीं हो सकी। यानी ये दोनों भाई पहले ही टेस्ट में फेल हो गए। शिंदे गुट का यह दावा न सिर्फ बीएमसी चुनावों के मद्देनजर विपक्ष को तबाह कर सकता है, बल्कि उद्धव की राजनीति को भी खत्म कर देगा कि उनके 18 विधायक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। 2024 विधानसभा चुनावों में उद्धव के 20 विधायक जीते, जिनमें से आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। ऐसे में बेटे आदित्य को छोड़कर एक और विधायक उद्धव के साथ ही रहने वाले हैं, जबकि 18 विधायक बागी होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी के विधायक शिंदे गुट की तरफ रुख करते हैं या सिर्फ ये राजनीतिक दबाव बनाने का एक दांव है। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने उद्धव ठाकरे को रोने पर मजबूर कर दिया है। उद्धव ठाकरे के पहले ही कई नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में शिंदे गुट की तरफ से ये जो दावा किया गया है कि उनके 18 विधायक शिंदे गुट के संपर्क में हैं, उससे महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे के 18 विधायक जहां उन्हें धोखा देने की तैयारी में हैं, तो वहीं उद्धव महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने की जुगत लगा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी आज से सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन जन सुरक्षा कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर है। मुंबई में शिवाजी पार्क में शिव सैनिक शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने वाले हैं। आंदोलन में ठाकरे के कई सीनियर नेता भी शामिल होंगे, जिनमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सचिन अहिर, भास्कर जाधव और सुनील प्रभु सहित सभी नेता शामिल हैं। शिवसेना की मांग है कि जन सुरक्षा कानून को रद्द कर दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा में जब ये बिल पास हुआ था तो इस बिल का यूबीटी की शिवसेना ने जमकर विरोध किया था। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि ये बिल नक्सलवाद और शहरी माओवाद को रोकने के लिए लाया गया है। सीएम का कहना है कि गढ़चिरौली और कोकर जैसे इलाकों में वामपंथी उग्रवाद कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी नक्सलियों से निपटने के लिए भी इस तरह के कानून की जरूरत है।
वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इस बिल को शहरी नक्सल और वामपंथी जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, छात्र संगठनों, किसान आंदोलनों और नागरिक अधिकार समूहों को निशाना बनाने के लिए हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल में नक्सलवाद या आतंकवाद का जिक्र तक नहीं है, इसमें उग्रवादी विचारधारा की बात है, खासकर लेफ्ट विचारधारा पर ज्यादा जोर दिया गया है। यानी ये कानून वामपंथियों पर सीधा सीधा बड़ा प्रहार है और इसको लेकर उद्धव ठाकरे अब सड़कों पर है। यानी कानून तो बहाना है, निशाना सिर्फ फडणवीस सरकार है। खबरों में अब बात अगली खबर की। महाराष्ट्र निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, बालासाहब थोराट और अमीन पटेल ने उद्धव ठाकरे से उनके घर मातोश्री पर मुलाकात की। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे की एमएनएस को शामिल करने या नहीं करने पर चर्चा की गई। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने उद्धव ठाकरे के साथ यूबीटी एमएनएस के गठबंधन, विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद पर कांग्रेस की दावेदारी और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी में फिलहाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को शामिल करने पर सभी घटक दलों के बीच सहमति बनना जरूरी है। अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अपने साथ लाना चाहते हैं तो महाविकास अघाड़ी में उन्हें अपनी भूमिका भी साफ करनी होगी। कांग्रेस नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि इस पर आखिरी फैसला पार्टी नेतृत्व यानी राहुल गांधी दिल्ली में लेंगे। वहीं इस बीच कांग्रेस विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद का दावा भी कांग्रेस पेश करेगी। इसके बाद सतीश पाटिल के नाम पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। यानी अगर राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनते हैं तो इसके बदले में कांग्रेस कई अपनी मांगे मनवा सकती है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। आपको बता दें कि 2024 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उद्धव ठाकरे की पार्टी उभरी, जिसे 20 सीटें मिली हैं, जिनके 20 विधायक विधानसभा में जीत कर आए, जबकि नंबर 2 पर कांग्रेस यानी विपक्ष में दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके 16 विधायक जीते, और तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो शरद पवार जी ने 10 विधायक जिनके जीते हैं। यानी कुल मिलाकर तीनों ही पार्टियों में कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो नेता प्रतिपक्ष के पद की दावेदारी कर सके। इसलिए कांग्रेस चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे सरेंडर कर दे और कांग्रेस को ये पद मिल जाए, और इसके लिए सतीश पाटिल के नाम पर सहमति बनाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन राज ठाकरे को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने बड़ा दांव चला है। कुल मिलाकर विपक्ष में जिस तरह से टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में विपक्ष की हर रणनीति जो है वो पूरी तरह से फेल हो रही है। खबरों में अब बात मराठा आरक्षण की। मराठा आंदोलन होने के बाद मराठा समाज की मांगों को सरकार ने मान लिया, जिसके बाद अब अलग अलग समाज से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ओबीसी समाज तो पहले से ही आक्रामक है और दूसरे समाज भी अब अलग अलग तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। इन समाजों में धनगर, बंजारा, एसटी, एनटी समाज शामिल है। हैदराबाद गजेटियर में बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल किया गया है। इसी आधार पर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक में बंजारा समाज के नेताओं ने एसटी वर्ग से आरक्षण की मांग उठाई है। इस बैठक में मंत्री संजय राठौर और दूसरे विधायक भी मौजूद रहे। आने वाले दिनों में समाज की तरफ से राज्य सरकार को रिपोर्ट और मांग पत्र सौंपा जाएगा। धाराशिव में मराठा क्रांति मोर्चा ने साफ कहा है कि मराठा समाज को कुणबी मराठा के नाम पर आरक्षण ना दिया जाए, बल्कि ओबीसी कोटे से सीधा आरक्षण मिले। राज्य समन्वय सुनील नागड़े ने भी आरोप लगाया कि कुछ लोग मराठा समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जिनके दस्तावेजों में कुणबी दर्ज है उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन जिनकी जाति प्रविष्टि मराठा है उन्हें इससे बाहर नहीं किया जा सकता। सुनील नागड़े ने कहा, सर कसष्ट कुणबी प्रमाण पत्र देना टिकाऊ नहीं होगा। हमें ओबीसी कोटे से सीधे मराठा समाज के रूप में ही आरक्षण मिलना चाहिए, अन्यथा ये समाज के साथ अन्याय होगा। जालना में धनगर समाज के लोगों ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिला अधिकारी आशिमा मित्तल के जरिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से आरक्षण की फौरन अमलावरी की मांग की है, यानी इसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर शासन ने फौरन फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर अनशन करेंगे। यानी कुल मिलाकर कई समाज की तरफ से अब आरक्षण की मांग की जा रही है और अनशन की भी धमकी दी जा रही है। खबरों के आखिर में बात मालेगांव ब्लास्ट की। मालेगांव केस 2008 के पीड़ित परिवारों ने
स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। 31 जुलाई 2025 को स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 दूसरे आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अब पीड़ित परिवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निसार अहमद, सैयद बिलाल और 5 दूसरे वकीलों ने यहाँ पर मतीन शेख के जरिए अपील दाखिल की है। हाई कोर्ट से स्पेशल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की अपील की है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में विस्फोट हो गया था और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि स्पेशल एनआईए कोर्ट का 7 आरोपियों को बरी करने का फैसला कानून की दृष्टि से गलत है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिर्फ शक के आधार पर यानी सबूतों के अभाव में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता और दोष सिद्धि के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया था कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी यहाँ पर मजबूत सबूत नहीं है जिससे मामले को संदेह से परे साबित किया जा सके। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित के अलावा मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधार द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी को कोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया था। आरोपियों में शामिल रही प्रज्ञा ठाकुर का यह दावा था कि उन्हें जांच एजेंसियों की तरफ से पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। साध्वी प्रज्ञा ने एक बयान में कहा था कि मुझे मजबूर किया गया कि मैं दबाव में नहीं आई और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को झूठा नहीं फंसाया, इसलिए मुझे काफी प्रताड़ित भी किया गया। 17 साल तक अपमान और यातना का सामना करना पड़ा। एनआईए कोर्ट का जो फैसला आया था उसका हिंदू संगठनों और हिंदू महासभा ने स्वागत किया था, लेकिन अब इसको लेकर पीड़ितों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।